फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप डी की जो क्लासेस थी वो पीवाईक्यू सीरीज खत्म हो चुकी है। तो जो उसी से रिलेटेड जो हॉट टॉपिक्स है, मतलब जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट इसमें क्विक रिवीजन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, जिस जिस पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मतलब, आज मैं आपको बायोलॉजी में एनिमल पूरा मतलब एनिमल वाला पोर्शन, मतलब ह्यूमन वाला पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद कल प्लांट वाला पढ़ा दूंगी। इसके बाद मतलब एक तरह से आज कल बॉटनी है, आज जूलॉजी का पोर्शन है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्या है, पहले ये बताइए, पहला क्या है, सेल। सेल क्या होता है? हमारे जीवन मतलब हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई, ह्यूमन की बॉडी की प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक जीवित वस्तु की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये वो होती है सेल। मतलब जो हमारा शरीर होता है वो छोटी छोटी सेल से बनता है। सेल बनता है, इसके बाद छोटी छोटी सब जब सेल मिलकर बनती है तो उसको बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू से फिर मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बनता है एक ह्यूमन, मनुष्य बनता है। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? तो जैसे जीवन की सबसे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, और इसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, इस सेल की खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कब? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका की? मृत कोशिका की खोज की थी। इसके बाद जैसे इसके बाद और ये कहाँ खोजते हैं? ये मधुमक्खी के छत्ते पे, मधुमक्खी के छत्ते में। ठीक, मधुमक्खी के छत्ते में। अब एंटोनी, और इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने जीवित कोशिका की। लिख देती हूँ, जीवित कोशिका की। इसके बाद और फिर आता है जैसे सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने, स्लाइडन और स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडर और स्वान ने। अब सेल में क्या क्या पाया जाता है? तो एक तो कोशिका झिल्ली पर सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब देखो दोनों, जैसे मैं बताई ना, प्लांट में भी सेल होता है और मनुष्यों में भी, मतलब तो इसमें से कुछ चीजें कॉमन होती है जो मतलब दोनों में पाई, जो प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो सिर्फ मैं पहले आपको ये बता रही कि दोनों में क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन किस दोनों में होता है। ठीक है, केशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भोजन बनाते, जो हम एनर्जी हमारे अंदर आ पाती है, तो जो हम खाना खाते हैं तो उसके थ्रू एनर्जी बनाते 36 एटीपी 36 एटीपी कौन बनाती है? माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। राइबोसोम को इसे प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट भी दोनों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या क्या, तो दोनों ये पूछता है दोनों में क्या क्या पाया? न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। और जिससे दोनों को देखो, सीधी सी बात ऐसे याद करो, ऐसी चीजें जैसे जो सेल होता है उसको आवरण, तो ढकने के लिए कोई चीज तो ढकने के लिए तो दोनों में चाहिए, तो उसके लिए हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद कोई फंक्शन काम कहाँ से करेगा? तो दोनों में चाहिए फंक्शन, तो कोई ना कोई इनको मॉनिटर करे, तो उसके लिए होता है दोनों में केंद्र। ठीक है, ये दोनों को काम करेगा। साइटोप्लाज्म भाई, अब ये थोड़ी है कि ये चीजें सॉलिड अवस्था में इधर उधर रहेगी, तो इसके अंदर लिक्विड दोनों में होता है। एनर्जी भी दोनों को चाहिए, उसके लिए होता है दोनों माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों को प्रोटीन भी चाहिए, उसके लिए होता है दोनों में राइबोसोम, और दोनों में होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, वही तो मैं बोल, हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? जो क्लोरोफिल है, ये केवल किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी याद रखो। मानव शरीर की किसी भी व्यक्ति की सबसे छोटी, तो मेल में सबसे छोटी मतलब वुमेन में सबसे छोटी इकाई क्या है? मतलब कोशिका कौन सी है? वो होती है अंडाणु, ओवम, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे जाके जो भ्रूण बच्चे बनते हैं ना, मतलब बेबी बनता है, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही तो होता है ना, स्पर्म और ओवम का। तो वुमेन के अंदर सबसे छोटी तो वो होती है ओवम। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्म। ऐसा ही सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र, और मतलब नर्वस सिस्टम।
और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसे जाना था? राइबोसोम को। और हरित लवक केवल पादप में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो जो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे तो अपना भोजन बना पाते हैं, और पेड़ पौधे जो हरा रंग देते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। ठीक है, अगला चीज है, आप देखो ये है प्लांट सेल, ये क्या है? प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। ठीक है, ये है प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। आप देखो प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? ये क्या है? ये तो है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्लांट, अब यहाँ पर ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब देखो साइटोप्लाज्म मतलब आवरण के ऊपर एक और आवरण, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे हैं, उनको मतलब समझ रहे हो हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह के मतलब तो उसमें दो आवरण होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में दो आवरण होते हैं, एक तो उसी को एक को बोलते हैं सेल वॉल। तो पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना। ठीक, और कोशिका इसके बाद कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। बस कोशिका झिल्ली दोनों, बस इसमें सेमी मेम्ब्रेन होती है, सेमी मेम्ब्रेबल होती है, सेमी, एक सेकंड, सेमी सेमी मेम्ब्रेबल मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब ऐसी कि जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, जो हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट चीज नहीं है उसको अंदर नहीं आने देगी, जो एनिमल सेल में पाई जाती है। और जो प्लांट सेल में है तो वो सभी चीज को अंदर आने देती है, वो किसी को नहीं रोकती। ठीक है, कि सब आओ, सब खाओ, सब चीजें पियो, सब खाओ पियो, ऐसी है। तो प्लांट सेल में ऐसा होता है। ठीक है, ये सभी को अंदर आने जाने देती है। और केंद्रक में न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, इसके बाद कोशिका, साइटोप्लाज्म लिक्विड, ये जो फ्लूइड ये पूरा ये भरा हुआ है, और इसमें भी तो साइटोप्लाज्म भी दोनों में होता है। अब हरे क्लोरोप्लास्ट ये होता है, ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट केवल हरित लवक केवल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब विहित रितिकाएं मतलब लार्ज वैक्यूल बोलते हैं। लार्ज वैक्यूल क्या करता है? जो पेड़ पौधे होते हैं और मनुष्य, ये दोनों में पाया जाता है। ये इसका काम क्या होता है? जो मतलब पानी को स्टोर करके रखना। इसका काम क्या होता है? पानी को स्टोर करके रखना। जैसे मान लो कभी कभार हम व्रत रहते हैं, पानी नहीं पी रहे, तो ऐसा थोड़ी है कि पानी नहीं पी रहे तो हाँ हमें वीकनेस होती है, पर ऐसा थोड़ी है कि एकदम से हम खत्म हो जाते हैं। तो हमारे सेल में जो पानी को स्टोर करके कौन रखता है? तो वो काम किसका होता है? ये वैक्यूल का। ठीक है, इसके बाद होता है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है। इसे ये क्या बनाते हैं? ये भोजन बनाती है, और मतलब एनर्जी बनाती है दोनों को। ठीक है, और गोल्जी बॉडी जो होता है, तो गोल्जी बॉडी कोई भी चीज जैसे बना, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास कोई किसी चीज की कमी है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले कौन जाएगा? तो वो काम होता है गोल्जी बॉडी का। वो क्या होता है? गोल्जी बॉडी का। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे अब राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, ये बता दें, नाभिक पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जैसे पेड़ में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, पर सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। ये काम क्या करता है? इसे कोई भी सेल खराब हो गई, या फिर कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपने देखा होगा कि कभी-कभी हमें चोट लग जाती है, तो जब चोट लग जाती है तो जो ब्लड निकलता है, तो वहाँ की हमारी सेल तो मर गई ना, तो जो सेल मर जाती है तो उसको खत्म, अब बाहर तो ऐसा थोड़ी है कि वो सेल बाहर निकल आएगी, नहीं निकलेगी, तो उसको खत्म कौन करता है? हमारे बाहर से कभी देखा होगा आपने कि चोट लग जाती है, अंदर मतलब दर्द होता है, तो वहाँ की सेल मतलब खराब हो गई एक तरह से, उसको कोई तो उसको खत्म कौन करते हैं? तो उसको खत्म करते हैं लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम जाता है और जहाँ पास वो सेल रहता है वही पास खुद को ब्लास्ट कर लेता है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करता है? इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। और गोल्जी पिंड मैंने बता दिया कि गोल्जी पिंड कोई भी वो पार्टिकल से, मान लो इसको यहाँ जाना है, और इसको मतलब ये खाना बना रहा है, इसको किसी चीज की कमी है, तो वो कौन ला के मतलब यहाँ जाना है, तो अपने से खुद लेने थोड़ी जाएगा, वो काम काम करेगा, काम करेगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पादप कोशिका की विशेषता, कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल, अब जैसे इसमें वैक्यूल दोनों पाई जाती है, बस इसमें बहुत बड़ी होती है जो पानी को स्टोर करके रखती है, और इसमें हम ह्यूमन में कम पाई जाती है। फिर आकार इसका फिक्स होता है, और भंडारण के लिए रिक्तिका बड़ी होती है। ठीक है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, हरित लवक नहीं पाए जाते, विहित रितिकाएं छोटी अनुपस्थित होती। देखिए छोटी बृहद रितिकाएं, मतलब लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, बस वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, आकार अनियमित इनरेगुलर
रेक्टेंगुलर शेप मतलब किसी भी शेप में पाई जाती है और इसका शेप फिक्स रहता है। लाइसोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बताइए लाइसोसोम क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो कोई भी हमारे बॉडी में जब चोट लग जाती है तो वहां पर आके खुद को ब्लास्ट करते हैं। अब खुद को वहां ब्लास्ट कर लिया तो वहां की सेल तो मर गई, और ऐसा थोड़ी है कि जब सेल जैसे मान लीजिए हमारे कोई चोट लग जाती है, हम दवाई लगाते हैं तो फिर कुछ दिन बाद आप देखोगे तो वो घाव भरने लगता है। तो वो घाव कैसे भरता है? जो हमारे फिर जब वो वाली सेल तो खत्म हो गई, जो आसपास की जो सेलें हैं वो आपस में मिलके, जैसे एक सेल अपना न्यूक्लियस में थोड़ा सा देगी, एक सेल थोड़ा सा अपना गोल्जी दे देगी, एक सेल थोड़ा सा अपना लाइसोसोम दे देगी, एक सेल थोड़ा सा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पार्ट करके जहां की सेल खत्म होती है उसको भी एक नई सेल बनाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। मतलब धीरे धीरे करके एक कोशिका विभाजन एक सेल से दूसरी सेल वापस बन जाती है और वो घाव हमारा धीरे धीरे खत्म भर जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये कोशिका के प्रमुख भाग। सेल में पार्ट कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती, सुरक्षा और आकार प्रदान करती। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती, पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। मैं बताइए एनिमल में अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल सारी चीजों को नहीं आने देती और जो प्लांट वाली सेल है वो सभी चीजों को आने जाने देती है। ठीक है, जैसे भंडारा वाला चीज, भंडारा में कोई भी आ जाए और किसी की शादी में प्राइवेट होगे तो जो जिसको निमंत्रण मिला वही ना जाएगा। तो बस यही मानो कि जो भंडारा वाला है तो वो कौन है? प्लांट वाला है, और जो प्राइवेट वाला है वो एनिमल वाला है। ठीक है, इसके बाद साइटोप्लाज्म सभी कोशिकाओं में इसमें पाए जाते हैं, केवल रासायनिक क्रियाओं का स्थान है। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा एटीपी के निर्माण करती है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। गोल्जी पिंड, गोल्जी बॉडी प्रोटीन की गोल्जी बॉडी क्या करता है? जैसे ये तो प्रोटीन बना दिया, ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये प्रोटीन, अब मान लो मैं सपोज मेरे एक न्यूक्लियस, अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है, मैं इस लेफ्ट राइट से लिख रही हूँ, एक टाइम के बाद जब इस हाथ की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो जो मान लो मेरे लेफ्ट दूसरे वाले राइट वाले हाथ में है, तो उसकी एनर्जी कौन लेके आएगा? इस वाले हाथ में फटाफट से वो कौन लेके आएगा? गोल्जी बॉडी लेके आएगा। ठीक है, वो वाला प्रोटीन जो दूसरे हाथ से प्रोटीन लेके आएगा तो वो कौन लेके आएगा? गोल्जी बॉडी लेके आएगा, मतलब ब्लड को देगा, ब्लड लेके आएगा। ठीक है, अंतरप्राज्विक रेटिकुलम ये आधा खुरदुरा होता है और आधा सॉफ्ट, इसका कुछ भाग खुरदुरा होता है और कुछ भाग मतलब सॉफ्ट होता है। तो जो सॉफ्ट वाला भाग होता है वो लिपिड का संश्लेषण करता है और जो खुरदुरा वाला भाग होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, लाइसोसोम इसे आत्महत्या की थैली का सुसाइड बैग, ये देखिए सुसाइड बैग कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। हरित लवक केवल पादप में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। ठीक है, अब कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सेल कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रो मतलब अब देखो प्रो और यू, इसमें कंफ्यूजन कैसा होता है, तो इसको आप याद करो। प्रो मतलब ऐसा नहीं बोलते अरे ये तो बहुत प्रो आ गया। जैसे देखो सपोज सुनो, एक फोन आया, ठीक है, एक फोन सिंपल सा वीवो Y20, ठीक है, वीवो Y20 प्रो मतलब कि मतलब और एक्सपेंडेड चीजें और एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें आ जाएंगे। तो जो जैसे मान लो कुछ दिन पहले हमें फोन में देखो पहले हर चीज हमें लिख के बोलना पड़ता है, जैसे वीवो 17 वाले में कोई चीज हमें करना है तो हमें लिखना पड़ेगा तभी वो मतलब हमको हमारा गूगल हमें रिस्पॉन्स देगा। और जो प्रो आ गया उसमें वॉइस वाला वो आ गया, अरे तो अब उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे सी बात आप मुंह से बोलो और वो सारी चीज आपको करके देगा। प्रो का मतलब ये होता है, प्रो का मतलब यही होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में बहुत सारी चीजें पाई जाएगी, प्रोकैरियोटिक में भाई वो अपने आप को बहुत एडवांस कर लेते हैं तो उसको हर चीज की जरूरत ही नहीं है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें बस ऐसा याद रखना, यू मतलब तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरे को लो सब चीज चाहिए, और प्रो मतलब मेरे पास सब है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला। ठीक तुलना केंद्रक प्रोकैरियोटिक में मैंने बताया ना, अब देखो ये प्रो है, इसमें केंद्रक, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस स्पष्ट होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें नहीं होता, इसमें उपस्थित होता है। सेल वॉल इसमें मतलब सेल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, मैं बताया ना प्रो है, बहुत कम चीजें, आकार में बहुत छोटा होता है जो और इसमें ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, डीएनए की स्थिति केंद्रक के बिना साइटोप्लाज्म में हो जाती है और केंद्रक के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये जो प्रो में न्यूक्लियस डीएनए कहीं भी उपस्थित हो जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है। माइटोसिस मियोसिस आगे मैं बताती हूँ क्या होता है। तो जैसे और इसमें उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरस, ये कैसे बनते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, फ्लैजिला, ये कैसे बनते हैं? तो ये प्रोकैरियोटिक उदाहरण है। पादप, जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, ये किसके? यूकैरियोटिक के उदाहरण है। ठीक है, जैसे जो पैरामीशियम होता है वो आया धीरे धीरे अपनी ही तरह एक और चीजें कुछ नहीं करता, बस वहां से थोड़ी सी जगह से हट जाता है
तो उस और अपनी तरह ही चीजें बना देता है, ठीक है, सिर्फ अपनी तरह एग्जैक्ट मतलब वही चीजें कॉपी करेगा। और जो यूकैरियोटिक है तो वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वही चीजें कॉपी करेगा, थोड़ी सी हट हट के चीजें बनाएगा, बस कंपोनेंट सारे उपस्थित रखेगा, बस चीजें हट हट के बनाएगा, ठीक है। केंद्रक नहीं होता, झिल्ली युक्त, अब ये चीजें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगली चीज है, अब मैं आपको बताती हूँ माइटोसिस और मियोसिस, अभी हमने पूछा पढ़ा ना। अब माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री दोनों में अच्छे से पढ़ना। समसूत्र, सम मतलब ऐड, सम मतलब ऐड, अर्ध मतलब अलग अलग, अर्ध मतलब अलग अलग, सम मतलब ऐड। तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, इन सारी चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो सम मतलब ऐड, तो जो जोड़ के रखता है उसको बोलते हैं हम समसूत्री विभाजन। मतलब जो हमारे ये हाथ, पैर, नाक, मुंह, पैर, बाल, ये सारी चीजें जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और जो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये मेल होगा कि ये फीमेल होगा, मतलब तो वो कौन होता है? वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखो, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? जनन गैमेट्स, मतलब जो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, वो उसको क्या बोलते हैं? तो वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब एक सेक्सुअल ऑर्गन, जो सेक्सुअल ऑर्गन बस वाली चीजें डिसाइड करता है, वो कौन करता है? तो वहां की सेल जो डिवाइड होती है, तो वहां पर जो सेल बनती है, तो वो कौन सी होती है? अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू बनती है। और जो बाकी जिसके थ्रू हमारा हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सारी चीजें बनती है, तो वहां पास कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। देखो, शरीर कोशिकाओं में होती है और ये केवल जनन कोशिकाओं में होती है। शरीर की कोशिकाओं में होती है केवल जनन, जहां टेस्टिस और ओवरी वाले पार्ट में पाई जाती है और ये सभी पार्ट में पाई जाती है। एक कोशिका दो समान, मतलब एक कोशिका रहेगी, उसी के समान देखो, ये एक कोशिका रही, ये अपनी अपनी तरह दो और कोशिका बना देगी, ठीक है। और इसमें एक कोशिका अपनी तरह चार कोशिका बनाती है, ठीक है। एक कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका बनती है, और समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। फिर से याद रखो, एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बनती है? समसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री में एक कोशिका से चार कोशिका बनती है, ठीक है। अब जैसे जो हमारा हाथ पैर बनता है उसमें कैसे कैसे पहले प्रोफेज बनेगा, मेटाफेज बनेगा, एनाफेज बनेगा, टेलो फेज बनेगा। देखो, पहले ये धीरे धीरे धागा नुमा आएगा, इसके बाद ये डीएनए आएगा, डीएनए फिर अलग अलग मतलब दो भागों में टूटेगा, फिर ये दो भागों में यहीं से ये अलग हो जाएगा, ये एक दो यहाँ से दो डीएनए बन जाएगा, और फिर ये धीरे धीरे एक डेवलप करके दो सेल बन गई, ठीक है। और यहीं पास इसमें यह विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। ये एक ये रहा, एक ये रही, इन दोनों को बिल्कुल ये अलग अलग कर देगा, ठीक है। और तो जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो दो ये बनाएंगे, दो ये, तो कॉमन सी बात है, इसमें एक से सिर्फ चार बनेंगे। क्या बनेंगे? एक से चार बनेंगे, ठीक है। फिर से याद रखना, समसूत्री विभाजन के थ्रू हमारे हाथ, पैर, गोपार, नाक, इन सारी के सेल कहाँ से बनती है? समसूत्री विभाजन के जनन कोशिकाओं की जो सेल होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है। अर्धसूत्री में एक सेल से चार मतलब और सेलें बनती है, और जो कि बॉडी वाली सेल है वहाँ एक सेल से सिर्फ दो ही सेल बनती है, ठीक है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है? इसमें समसूत्री में दो, इसमें चार। गुणसूत्रों की संख्या 2n से 2n ही बनेगा, इसमें 2n से आधी हो जाती है। इसमें मैंने बताया ना कि ये अपनी ही तरह बनाएगी, और पर ये अपनी तरह नहीं बनाएगी, कभी मेल बनाएगी कभी फीमेल बनाएगी, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ होती है? सभी शरीर के सभी पार्ट में जनन कोशिकाओं में होती है। कोशिका विभाजन की संख्या सिर्फ एक बार होती है, इसमें दो बार होती है, मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। अब जैसे मियोसिस, माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस इसको इंग्लिश में भी याद रखना, जरूरी नहीं है समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन, मान लो कभी कभी नहीं पूछता, माइटोसिस और मियोसिस ही पूछ लेता है। समसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? माइटोसिस, मियोसिस। अब अर्धसूत्री मी अर्धरात्रि में ऐसी चीजें करता है, अर्धरात्रि में ऐसी चीजें। माइटोसिस में सम, टोस में सम, मतलब टोस मतलब सम होगा, और अर्धरात्रि में मतलब अर्धसूत्री होगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, अब बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, इतने इसे अच्छे से इसी को आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, इतने से ही जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारी जब सेल आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? वो बनता है टिश्यू, उसको बोलते हैं ऊतक, ठीक है। ऊतक कितने प्रकार का होता है? ऊतक चार प्रकार का होता है। एक उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक,
तंत्रिका ऊतक, ठीक है, ठीक है। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक को शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है। सुरक्षा, अवशोषण, स्राव, स्त्राव। मान लो हमें चोट लग गई तो देखते हो कि तो कुछ देर बाद वो व्हाइट व्हाइट, अगर ज्यादा नहीं लगी, ब्लड नहीं निकला तो कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है। ये सब जो हमारी स्किन है, स्किन में कौन सा वो पाया जाएगा, कौन सी सेल पाई जाती है स्किन में हमारे, ये इपिथेमिक पाई जा रही है, मतलब उपकला ऊतक। स्किन में कौन सी पाई जाएगी, उपकला ऊतक। स्किन में कौन सा ऊतक पाया जाएगा, तो स्किन में उपकला ऊतक पाया जाएगा। संयोजी ऊतक, जहां जैसे ब्लड, हड्डी, वसा उपस्थिति, उपास्थि, मतलब ऐसी संयोजी मतलब कहते हैं जोड़ना, जहां एक से दो, मतलब दो चीजों को जो जोड़ रहा है वहां होता है संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू होता है। एग्जाम्पल, रक्त, रक्त जैसे पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं हार्ट से जोड़ना है, पूरी बॉडी को रक्त क्या करता है, हार्ट से जोड़ता रहता है ना। और रक्त क्या करता है, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो करते हैं, मतलब वो जोड़ रहा है। हड्डी, हड्डी जैसे एक हड्डी से दूसरी हड्डी का जहां लिगामेंट होता है, ठीक है, वहां वहां पाया जाता है। वसा, फैट तो समझ गई, उपास्थि, ठीक है। और पेशी, पेशी मतलब होता है कंकाल पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। पेशी मतलब होता है जो हमारे शरीर के अंदर है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, जैसे जिससे हमारे ऑर्गन्स में, जैसे हृदय बना है, लंग्स बना हुआ है, जिससे हमारा लीवर बना हुआ है, अग्नाशय बना हुआ है, किडनी बनी हुई है, तो जिस टिश्यू से ये सारे ऑर्गन बने हैं उसको बोलते हैं पेशी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ये क्या करते हैं, देखो ये शरीर में गति उत्पन्न करते हैं, शरीर में गति उत्पन्न, ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, ठीक है। कंकाली, चिकनी और हृदय पेशियां। तारिका ऊतक मतलब तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू, ये तो तंत्रिका वर्ड में लिखा नर्वस टिश्यू, जो मतलब जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है वहाँ कौन सा टिश्यू पाया जाता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या कौन सा टिश्यू पाया जाता है, उसमें पाया जाता है तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका टिश्यू, ठीक है। फिर से जान लो, उपकला एक होता है उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशी ऊतक, एक होता है तंत्रिका। तंत्रिका और संयोजी में तो बिल्कुल स्पष्ट है। तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम में जो पाया जाएगा, संयोजी मतलब होता है जो दो चीजों को जोड़ता है, खून को पूरे बॉडी से जोड़ रहा है, तो वो ब्लड में कौन सा ऊतक पाया जाए, संयोजी ऊतक। हड्डियों में, हड्डियों को पूरी बॉडी से जोड़ रहा है, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाए, संयोजी ऊतक, ठीक है। अब एक होता है पेशी ऊतक। पेशी, पेशी मतलब होता है फ्लेक्सिबल मसल। पेशी को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। पेशी को क्या बोलते हैं, मस्कुलर। मस्कुलर मतलब मसल्स, मसल्स बॉडी के अंदर मसल, तो जो चीजें मसल से बनी है तो उसको क्या बोलेंगे, पेशी होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी के हमारे अंदर के पार्ट्स बने होते हैं उसमें पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये ऊर्जा मतलब गति उत्पन्न करता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी को बाहर से सुरक्षा देता है, बाहर से सारी चीजों से ढके रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्वचा की, देखो ये त्वचा की उपकला, आंत की उपकला, ग्रंथि में जो, तो ये सब किसमें पाया जाता है, ये होता है उपकला ऊतक। कौन से उपकला, शरीर की बाहरी को कार्य सुरक्षा और शोषण का स्राव करता है। परीक्षा से महत्वपूर्ण तत्व, ऊतक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह है। देख लो, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक के ज्ञान को मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाती है। से ही सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसको कहते हैं, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक। अब मानव में ऊतक 4 प्रकार का होता है, पादप में और पादपों में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन में होता है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये याद करने वाले, रहने वाली चीज है, ठीक है। आप ये सोचो कि ये आपको मैं कम से कम मतलब 30 से 40 मिनट में बहुत अच्छी चीजें पूरा कंटेंट, बस क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इसी को आप पेपर मतलब 2 से 3 बार आप अगर इसको आप पढ़ लेते तो आपको फिर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद कुछ आते हैं पादप ऊतक। अब जैसे उसमें बताया, अब इसमें इसी में होता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, विभज्योतक ऊतक, वही फर्स्ट वाला स्किन, जिसमें हम बोले स्किन विभज्योतक, वो क्या करता है, हमारी स्किन को बचाता है, रक्षा करता है, तो वो विभज्योतक। जैसे पेड़ में भी छाल होती है, सारी चीजें होती है, तो ये वहां पास कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, मैट्रिक टिश्यू, इसे मेरिमेस्टिक टिश्यू कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं विभज्योतक ऊतक। और दूसरा स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। इन कोशिकाओं की विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कार्य संचालन, सहारा, ये पेड़ को खड़ा रखने में, भोजन, भंडारण, परिवहन, कोई चीज अंदर से जो चलता है उसके काम में ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कल बॉटनी वाली क्लास लूंगी, तो वो प्लांट टिश्यू, प्लांट के बारे में सारी चीजें उस वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं एक ये वाला चैप्टर में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहले तो आप ये भी याद है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है हमारे मुंह से ही होता है। मुंह में जो हमारा लार निकला है, बकल कैविटी में जो लार होता है, उसी वहीं से स्टार्ट होता है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले मुंह, फिर ग्रसनी बोलते हैं फूड पाइप को,
इसके बाद ग्रास नली, फूड पाइप होता है। इसके बाद स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बिग इंटेस्टाइन। इसके बाद एनस होता है, ठीक है। इसके बाद डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है, जैसे माउथ और पैंक्रियाज, ऑस्मोसिस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसका काम क्या होता है? भोजन को चबाना, लार का स्राव करना, इसमें ग्रसनी भोजन का निकलना, ग्रास नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाना, फूड पाइप का काम होता है। और स्टमक में काम होता है, इसमें 3 टाइप का हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। और तो इसमें देखो लार ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। इसमें एमाइलेज एंजाइम निकलता है, जो किसका सलाइवा में सेलेवरी एमाइलेज पे निकलता है। क्या निकलता है? एमाइलेज निकलता है। किसका पाचन करता है? स्टार्च का। इसका स्टार्च को किस में बदल देते हैं? माल्टोज में बदल। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मतलब जो चावल रोटी खाते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें, स्टार्च को किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। इसके बाद खाना जाता है पेप्सिन, मतलब आमाशय में पाया जाता है, मतलब स्टमक में, वहां पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉइड में बदल देता है। आमाशय में 3 चीजें पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉइड में बदल देता है। जो HCl होता है वो जो हमारा मतलब फूड होता है उसको एसिडिक बना देता है। क्या बना देता है? एसिडिक बनाया जाता है, एसिडिक बना देता है, ठीक है। और रेनिन क्या होता है? ये ज्यादातर शिशु में ज्यादा अमाउंट में निकलता है छोटे बेबी में। क्यों? क्योंकि रेनिन क्या करता है? ये दूध का पाचन करता है, ठीक है। रेनिन दूध का पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। अब इसके बाद इस खाना आता है मतलब वहां से आगे जाके लिवर के से आगे जाके आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। इसके बाद तो उससे आने से पहले उसको 2 चीज मिलती है, एक लीवर मिलेगा, एक पैंक्रियाज मिलेगा। लीवर से क्या निकलेगा? बाइल जूस। बाइल जूस तो जो हमारा भोजन, मतलब जो हमारा खाना था वो एसिडिक था, तो बाइल जूस क्या करेगा? लीवर से बाइल जूस निकाल के वो भोजन को मतलब क्षारीय, मतलब बेसिक फंक्शन में बदल देगा। तो जो हमारा अभी तक मतलब जो खाना था वो एसिडिक नेचर में था, अब बेसिक नेचर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह से अम्लीय था, अब मतलब लीवर जो है पित्त रस निकालेगा और भोजन क्षारीय बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लाइपेज, ये इसके बाद और फिर आगे आएगा तो उसको अग्नाशय पैंक्रियाज से क्या निकलेगा? लाइपेज एंजाइम। क्या निकलेगा? लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज निकलता है और लाइपेज दोनों निकलता है। ये कहाँ निकलता है? आमाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन भी निकलता है। वो क्या करता है? ये इंसुलिन जो ब्लड होता है, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और दो एंजाइम जैसे लाइपेज और एमाइलेज। लाइपेज क्या करेगा? ये वसा लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदल देता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अग्नाशय से दो निकलेंगे, अग्नाशय से 3, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। याद रखना क्या निकलेगा? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन वो प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन का देखो, अब कुछ प्रोटीन का पाचन तो क्या होगा? प्रोटीन पेप्टोड में, मतलब आमाशय में हो गया। अब कुछ जो और बची हुई प्रोटीन है उसको और छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ेगा? अग्नाशय से जो निकलने वाला जूस है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। और लाइपेज जो है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो है वसा को फैटी एसिड में बदलते हैं। और एमाइलेज वो अग्नाशय, ये किसका? ये स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। एमाइलेज मुंह मतलब हमारे सलाइवा में भी पाया जाता है और पैंक्रियाज में पाया जाता है। इसके बाद भोजन आएगा छोटी आंत में, यहाँ माल्टेज निकलेगा। माल्टोज ग्लूकोज में, ये जो स्टार्च रहेगा उसको माल्टोज में बदला रहता है, तो उस माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदल देता है? माल्टेज कौन बदल, कहाँ बदलता है? छोटी इंटेस्टाइन। इसके बाद छोटी आंत में सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, छोटी आंत में लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है, ठीक है। सबसे अब जैसे परीक्षा में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथ कौन सी है? लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। सबसे लंबी आंत कौन सी? छोटी आंत। जल का लगभग जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और जो भी सेम कुछ भी बाकी, जैसे देखो छोटी और बड़ी आंत से सारी चीजें जब निकल के किडनी के थ्रू जाती है हमारे, मतलब वेस्ट एनस और किडनी वाले सिस्टम। तो अगर कोई भी चीज यहाँ से छूट गई है तो फिर वहां पर भी अवशोषण कौन करेगा? नेफ्रॉन जो सारी चीजें वो करते हैं, तो वहां पर जो बची हुई चीजें है तो उन सबका अवशोषण कर, सिर्फ नहीं करता है तो यूरिया का अवशोषण नहीं करता है, ठीक है। अधिकतम पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पित्त रस यकृत बनाता है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक आमाशय में बनाता है। इंसुलिन एवं ग्लूकागोन अग्नाशय में स्रावित करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है, ठीक है।
प्रोटीन को पेप्सिन और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन और ट्राइप्सिन, पेप्सिन ट्राइप्सिन। और फैट को लाइपेज, फैट का कौन पाचन? लाइपेज एंजाइम। और स्टार्च का एमाइलेज, माल्टोज डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक उंगली, छोटी छोटी उंगली के टाइप का एक मतलब वो पाया जाता है, भाग होता है, उसे किस नाम से? उसे विली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विली के नाम से। ठीक है, अब आते हैं ब्लड में, है बट वो मैं थोड़ा सा नीचे लगा दिया, आई थिंक, कोई नहीं। अब ये है ब्लड। ब्लड क्या होता है? ब्लड में मैंने ये तो बहुत अच्छी, अगर आप मेरी वो क्लास लिए होगे तो उसमें ये सब चीजें मैंने पढ़ाया भी है, बस सारी चीजें हुआ, बस यहाँ भी ये एक बार आपको पूरे एक साथ दे दे रही। ब्लड में, अब जैसे ब्लड में क्या होता है, 90% प्लाज्मा होता है, बाकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इसमें 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का कौन सा कलर होता है? येलो कलर का होता है। और डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? आरबीसी का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन युक्त होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जीवन काल इसका 120 दिन का। निर्माण लाल मतलब बोन मैरो में, जो आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी रंग ही मतलब ये जो हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कौन देता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ये प्रतिरक्षा कार्य करता है। न्यूक्लियोफिल, लिम्फोसाइट, मैग्नेटाइट, ये ठीक है। प्लेटलेट्स छोटी अनियमित आकार के होते हैं, जो हमारे बॉडी में कभी चोट वोट लग जाती है तो उन सब चीजों को ठीक करने का काम किसका होता है? वो काम होता है प्लेटलेट्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि आरबीसी में कौन सी मतलब एंजाइम, वो कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा हल्का पीला द्रव होता है, 90 पर, इसमें 90% वाटर होता है, 10% प्रोटीन होता है, लवण, हार्मोन, पोषक तत्व, अपशिष्ट, CO2 आदि एटसेट्रा। ठीक है, और ब्लड में ए बी, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ को सर्वदाता सर्वग्राही भी कहते हैं। सर्वदाता ओ होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। ठीक है, वो मतलब यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी अपना ब्लड देते हैं, और ए बी जो है वो किसी से भी ले सकता है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिल बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्वेत डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियोफिल, न्यूट्रोफिल क्या कहता है? बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी का काम करता है। मोनोसाइट मृत कोशिकाओं की सफाई करता है। इम्यूनोफिल एलर्जी एवं परजीवों की रक्षा करता है। बेसोफिल हिस्टोनिन एवं स्रावित सूजन में सहायता करता है। रक्त के प्रमुख ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, पोषक तत्व, हार्मोन का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक पहुंचाना, रोगाणुओं को रक्षा करना, प्रतिरक्षा करना, शरीर के तापमान को संतुलित रखना, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव रोकना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लाल रक्त का लाल हीमोग्लोबिन के कारण, जो आरबीसी है उसका रेड कलर क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कौन सी पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स में कोशिकाओं का खंड होता है, कोशिका नहीं होता है। इसमें मानव शरीर कुल रक्त का लगभग 5 से 6 लीटर होता है। इसका पीएच वैल्यू याद रखना 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4, एक सेकेंड, 7.4 पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है। ठीक है, रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ये मैंने अभी बताया था, कनेक्टिव टिश्यू है। अगला है ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में ये अग्र मस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क होती है, पश्च मस्तिष्क होता है। इसका जो हमारे बॉडी में सारी चीजें सोचने समझने और जैसे पढ़ाना लिखना सारी चीजें को, ये काम किसका है? ये अग्र मस्तिष्क का है। और मतलब मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? प्रमस्तिष्क, ये सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क इसको सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये बुद्धि, स्मृति, सोच, सीखना, बोलना, इच्छा का होना, सभी क्रियाओं पर नियंत्रण, ये काम मतलब जो भी आप दिमाग से अपनी चीजें करते हो तो वो काम कौन करता है? वो अग्र मस्तिष्क का काम होता है। और बीच वाला काम जो शरीर को संतुलन एवं मुद्रा बनाए रखता है, मांसपेशियों को समन्वय का कार्य करता है, ये दूसरा होता है। जो ये मध्य मस्तिष्क, ये क्या करता है? शरीर मतलब एक तरह से बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस बनाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है, ये तो मेडुला ओब्लंगेटा है। थर्ड में चीजें पाई जाती है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। सपोज मतलब जैसे अब हृदय, हृदय को हम अपनी, ऐसा थोड़ी है कि जब हम चाह लेंगे तो वो रुक जाएगा, जब नहीं चाहेंगे। आपने एक बार खाना खा लिया तो ऐसा थोड़ी है कि जब आप नहीं चाहोगे तो वो आगे नहीं, अगर आपने अंदर कर लिया तो वो जाएगा ही, मतलब स्टमक में वो अंदर जाएगा ही जाएगा। वो थर्ड पार्ट होता है। तो मेडुला ओब्लंगेटा का काम क्या होता है? थर्ड पश्च मस्तिष्क का काम क्या होता है? जो हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो हमारे मन से नहीं हो रही, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मेडुला ओब्लंगेटा का होता है। इसके बाद होता है एक थैलेमस होता है, संवेदी संदेशों को रिले केंद्र, दर्द, दाब, स्पर्श की जानकारी, ये मस्तिष्क का कौन पहुंचाता है? ये थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? हमारे जो दर्द हो रहा, बॉडी का टेम्परेचर, ताप सारी इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करके रखता है? ये तो इसको ये कंट्रोल करके थैलेमस।
एक होता है हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमान, भूख, प्यास, नींद नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस। फिर से एक बार फिर से बता दे रही हूँ, मस्तिष्क में मेन तो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सॉरी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो आपके अंदर बोलने, सोचने, समझने, कोई काम करने, पढ़ने, लिखने की जो दिमाग मतलब जो भी आप अपनी चीजें कर पाते हो, अपने दिमाग से चीजें कर पाते हो, वो होता है अग्र मस्तिष्क का काम, ठीक है। और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, ठीक है, संतुलित बनाए रखना, मांसपेशियों को समन्वय रखना, ये काम किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का, ठीक है। पश्च मस्तिष्क का काम है जो हमारे बॉडी के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं हो रही, जो हम चाह नहीं रहे फिर भी वो हो रही है, ठीक है, जो हम चाह नहीं रहे हैं फिर भी वो हो रही है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हृदय का धड़कना, मूत्र का बनना, पित्त रस का निकलना, आमाशय का भोजन का पचना, ये सारी चीजें। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगेटा। कौन करता है? मेडुला ओब्लंगेटा। कौन करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ओब्लंगेटा करेगा, ठीक है। इसके बाद एक हमारे बॉडी में होता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? जो हमारे संवेदी, जो हमें छूना, जैसे कोई हमें छुआ, ठीक है, तो वो हमें महसूस हो गया, कोई चीज हमें हमें जल रही है, हम मतलब आपने कभी सोचा है ना कि हम मतलब अगर हमें मतलब ऐसे क्या जलन हुई तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक पीछे जाता है, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इसको इन सबको थैलेमस कंट्रोल करता है। और तीसरा होता है मतलब हाइपोथैलेमस, है तो शरीर के तापमान, भूख, प्यास, नींद, इन सबको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, संतुलित बनाए रखना अनुमस्तिष्क, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ओब्लंगेटा, शरीर का तापमान नियंत्रित करना हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास, इन सबको कंट्रोल करना किसका काम है? संवेदी मतलब संवेदी संरचनाओं का सारी चीजों का थैलेमस का काम है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी को होती है? हाइपोथैलेमस के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि, बुद्धि व स्मृति का केंद्र प्रमस्तिष्क, श्वसन एवं हृदय की गति का मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक। अब आते हैं नेफ्रॉन। मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन क्या होता है, जो मतलब मैंने बताया ना अभी कि मान लीजिए हम कोई खाना पीना खाते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे अब कुछ पानी हो गया, कुछ सारी चीजें मान लीजिए छोटी याद बड़ी याद नहीं अवशोषित कर पाई, ठीक है, तो वो हमारे जब आगे चला जाता है तो किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में पाई जाती है सबसे पहले, ये होता है पूरा नेफ्रॉन का काम, ठीक है। ये क्या होता है? नेफ्रॉन का पूरा काम, ठीक है। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये गोल गोल सा भाग क्या है? ग्लोमेरुलस होता है। इसके बाद ये ऐसे कैप्सूल के टाइप का होता है, ऐसे देखो ना, ये कैप्सूल के टाइप का है, तो इसको क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल। इसे क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल। इसके बाद ये जो लंबा लंबा सा है, ये ऐसी ऐसी चीजें, इसको प्रोमेक्सिल कन्वेल्यूटेड बोलते, प्रोमिक्स कन्वेक्ट नलिका बोलते हैं इसको, बोलते हैं। इसके बाद ये देखो ना, एक लूप के टाइप का बना है, ये क्या बोला? ऐसे ये लूप नहीं बना है, ये ऐसे 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 करके ये लूप बना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हेनले लूप बोलते हैं। इसके बाद ये आगे जाके यहाँ पास इसके जाके आगे जाके ये देखो ना, ये सीधी रेखा में आगे जाके ये कहाँ होता है? संग्रह नलिका में और डिस्टल कनेक्टिंग। तो पहले देखो, पहला क्या होता है? किडनी के फिल्टर, पहला कोई भी चीज आएगा ग्लोमर फिल्ट्रेशन में, इसके बाद वहाँ ट्यूबुलर पुनः अवशोषण होगा, ट्यूबुलर स्राव के बाद वो आगे जाएगा और कुछ चीजें जो नहीं होगा उसको आगे कर देगा, और सर्जन में मतलब यूट्रस, मूत्राशय, मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाएगा, मतलब। और जो पानी है, अवशोषित लवण, प्रोटीन, ये सारी चीजों को अवशोषित कर लेगा। और सिर्फ अवशोषित किसको नहीं करेगा? तो सिर्फ यही पूछता है किसको अवशोषित नहीं करेगा, तो वो सिर्फ किसको नहीं करेगा? यूरिया को वो अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। एक किडनी हल्का सा ऊपर होती है, एक किडनी हल्का सा नीचे होती है। रीजन क्योंकि वो लीवर को जगह देता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलता है? किडनी की सबसे छोटी इकाई, किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को किडनी की इकाई, कार्यात्मक इकाई बोला जाता है। किडनी का कार्य रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, अतिरिक्त जल एवं लवड़ों का उत्सर्जन, जल संतुलन बनाए रखना, वाटर बैलेंस को बनाए रखना, पीएच संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, एरिथ्रोपोसाइट हेमीन बनकर आरबीसी निर्माण में हिलाए। और आरबीसी कब्र वो क्या बोलते हैं? आप मुझे ये बताओगे आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? कोई भी से आरबीसी मतलब अब जैसे 120 दिन का साइकिल, जब ये इसका साइकिल खत्म होती है, कहाँ जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अब ये इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। मूत्र बनने की प्रक्रिया, पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में प्रथम मूत्र का ट्यूबुलर पुनः अवशोषण होता है, ट्यूबुलर पुनः अंतिम सूत्र रेनलस, ठीक है। वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लगभग निकलता है, ठीक है। और
ये महत्वपूर्ण तथ्य याद रख, थोड़ी सी देख लो। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। किडनी का आकार सेम के समान होता है। किडनी का रंग लाल और भूरे रंग के होता है। वजन 120 से 150 ग्राम। सबसे बड़ा कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। प्रति किडनी नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। लगभग 108-80 लीटर रक्त का छानना इसका काम है। और किडनी का प्राकृतिक डायलिसिस होता है, ठीक है। रेनिन रक्त को नियंत्रित करता है। एरिथ्रोपाइटिन आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। कैल्सियोट्रियोल कैल्शियम अवशोषण में सहायता करता है। पेट्रोग्लाइसिन रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। किडनी स्टोन को पथरी बोला जाता है। किडनी में स्टोन हो जाता है उसको पथरी बोलते हैं। नेफ्राइटिस होता है। किडनी फेलियर भी होता है। यूरियम होता है। प्लास्टिक किडनी रोग होता है, ठीक है। यहीं पास लीवर होता है तो उसको भी जगह, इसीलिए एक थोड़ी सी नीचे होती है। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानो, जैसे हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स। हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन को जीएच हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से, ये कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, शरीर में वृद्धि के लिए। थायराइड, सबसे ऊपर सबसे मस्तिष्क में क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा निकलेगा? जीएच हार्मोन, मतलब जीएच हार्मोन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। ये क्या करेगा? शरीर में वृद्धि, मतलब शरीर की वृद्धि को बनाता है, रोकता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है थायराइड, मतलब गले के थोड़ा सा ऊपर, ये क्या होती है? थायराइड, यहाँ थायराइड होता है। थायराइड ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है। यहाँ से क्या निकलता है? थायराइड निकलता है। और ये क्या क्या ऊपर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आता है थायरॉक्सिन, जैसे थायरॉक्सिन, अगर थायराइड नहीं निकलता है तो घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय में देखो इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है, मतलब ब्लड में शुगर को कंट्रोल करके कौन रखता है? वो होता है इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है? रक्त शर्करा को बढ़ाता है। ग्लूकागोन क्या होता है? ये इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, ठीक है। एड्रेनिल क्या कहते हैं? एड्रेनल के नाम से जानता है हार्मोन। एड्रेनालिन आपातकाल, इसे एड्रेनलिन फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, मतलब लड़ो और भाग जाओ, लड़ो और भाग। जैसा मान लो सपोज आग लगी है तो वहां से हमें तुरंत भागना है, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन निकलेगा? एड्रेनल हार्मोन निकलेगा। एड्रेनल हार्मोन, कोई क्या बोलते हैं? एड्रेनल हार्मोन निकलेगा। हमें अचानक से गर्म चीज से छू जाती है तो हमारा हाथ पीछे की ओर हो जाएगा, उसे उस टाइम पे आपातकालीन में कौन सा निकलेगा? एड्रेनल हार्मोन, इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी। कार्टिसोल, एड्रेनल तनाव नियंत्रण, तनाव को नियंत्रित कौन करता है? कार्टिसोल करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये संतुलन को, एडीएच निकलता है, ये जल संतुलित करता है, जल को संतुलन बनाए रखता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना, नहीं सॉरी, ऑक्सीटोसिन को प्रसव और दुग्ध निष्काश करने के लिए, जो महिलाओं में जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के बाद ही आपने देखा होगा कि उनके स्तन से जो दूध है, माँ का दूध निकलता है, तो कौन सा उस समय, मतलब कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। अब आप मुझे ये बताओगे, आपको पता है जो मतलब बच्चे का जो माँ का जो स्टार्टिंग का दूध होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब लगभग 6 से 10 दिन के बीच जो स्टार्टिंग का लगभग 1 मंथ का दूध होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक अमृत के समान होता है। तो और जो स्टार्टिंग का जो पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा दूध होता है, तो उसको पता है क्या बोलते हैं? उसे दूध नहीं बोलते, उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद ऑक्सीटोसिन को मैंने बताया, ये मतलब प्रसव और मतलब जो जैसे प्रसव होता है, जब बच्चा होता है, तो जो दर्द होता है, तो दर्द के समय भी यही इसी का इंजेक्शन लगाया, तो जितने दर्द जल्दी होगा उतने में ही मतलब बेबी बाहर आ जाएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन, पिट्यूटरी, इसे दूध का निर्माण होता है। मेलाटोनिन, पीनियल ग्रंथि में नींद को नियंत्रित कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलाटोनिन। कौन सा निकलता है? मेलाटोनिन। पैराथाइमिन, पैराथाइड रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है। और एस्ट्रोजन, इसके बाद कार्टिसोलिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, पुरुष में जो टेस्टिस होता है, मतलब एक तरह से मेल को सेक्स करने के लिए, सेक्स की जो इच्छाएं होती है, वो सारी चीजें, तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही वुमेन्स में सेक्स के लिए जो भी मतलब उत्तेजना सारी चीजें, तो उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन, ये पूछता है। इसके बाद गर्भावस्था में धारण करने के लिए कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एंजियोस्टेरोन ये एक ही है, मतलब दोनों वुमेन्स में निकलता है, ठीक है। अब ये हो गया हार्मोन्स हुआ। अब हुआ एंजाइम। एंजाइम में देखो, जैसे हमारे मुंह में लार में क्या पाया जाता है? लार क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, तो कौन सा सलाइव एमाइलेज पाया जाता है? अमाशय में पेप्सिन होता है। अमाशय में ही रेनिन होता है, दूध का पाचन करता है। अमाशय में ही
क्राइमोट्रेप्सिन होता है, अग्नाशय में लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज अग्नाशय में स्टार्च का पाचन करता है। माल्टोज छोटी आंत में माल्टोज ग्लूकोज में इसको बदल देता है। सुक्रोज छोटी आंत में तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है, छोटी आंत तो ग्लैक्टोज में बदल देता है। ठीक, मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन कौन सा हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन, एसटीएच हार्मोन निकलता है, उसे कौन सा हार्मोन कहते हैं, उसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड में शुगर बैलेंस कौन बनाता है, इंसुलिन काम करता है। लव हार्मोन के नाम से भी किसी, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ब्लड में शुगर को कम कौन करता है, इंसुलिन करता है। ब्लड में शुगर को बढ़ाता कौन है, तो ग्लूकागोन। ब्लड में शुगर को बढ़ाता कौन है, ग्लूकागोन। कम कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ठीक है, मैं जिसको ब्लड में ये वाले तो हर दिन उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है। वाटर को बैलेंस कौन करता है, एटीएच हार्मोन। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन लेवर हार्मोन के नाम से भी जाना, इसे लव हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। कैल्शियम बढ़ाता है पैराथाइमिन, और कैल्शियम घटाता है कैल्सिटोसिन। और स्लीपिंग हार्मोन कौन सा होता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन सा हार्मोन होता है, स्लीप हार्मोन। स्लीपिंग हार्मोन कौन होता है, मेलाटोनिन। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से तो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं। अब बस एक ये ऐसे मैंने लास्ट में ये चीजें डलवा दी है। आप इसको इस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम दो बार भी अगर आप इस क्लास को देख लोगे ना, तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं कल, देखते हैं कुछ नया टॉपिक लेके। कल मैं प्लान से रिलेटेड जो भी है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल दूंगी। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।